नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं आपके लिए अलग अलग न्यूज़ लेकर आता हूं। यानी शिक्षा संबंधी रीट की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, ऐसी जो भी न्यूज़ होती है मैं आप सबके लिए लेके आता हूं। पिछले 8 से 9 महीने से मैं आपके साथ चल रहा हूं और जितना सहयोग हो सकता है मैं आपका सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद पिछले 10 साल से इस फील्ड में ही हूँ और मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने ये सोचा कि जो मेरे नए कैंडिडेट है, जो अभी बीएड करके आए हैं और जो वास्तव में शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी मुझे करनी चाहिए। यानी जो कुछ मुझे आज तक एक्सपीरियंस मिला, उसी एक्सपीरियंस की बदौलत मैं आपको कुछ न्यूज़ेज जो होती है, जिसमें आप देखते हो रीट रिवाइज रिजल्ट है, और भी जो न्यूज़ है शिक्षक भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी मेरे पास छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे याद है जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता था, कैसे परीक्षा होगी, क्या होगी। तो मैंने क्या किया, ये उस वक्त जिन लोगों ने मेरा सहायता की थी, और ये यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो देखा था कि जो लोग न्यूज़ देते थे उसी से मुझे पता चलता था। तो इसके क्रम जो है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अभी 26, 27, 28 को आपके सामने जो रीट पात्रता का एग्ज़ाम है, और उसके बाद सेकंड ग्रेड का सितंबर में एग्ज़ाम है, और उसके बाद आपको थोड़े ही दिन बाद जो रीट का है संस्कृत विभाग का, और दोनों रीट का एग्ज़ाम मिलेगा। यानी ये जो 2025 है, ये शिक्षक भर्ती यानी सबसे ज़्यादा टीचर्स भर्ती आने वाली है। और ये भी कंफर्म है कि 10 से 15 लाख 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी है वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है इस क्रम को बढ़ाते हुए शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, या आप रीट की तैयारी करो, शिक्षा मनोविज्ञान आपको देखने को हर पेपर में देखने को मिलेगा। और एक टीचर बनने के लिए इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान यानी इसकी साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप एक अधूरे शिक्षक होंगे। यानी आप बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, या उनको आप समझ ही नहीं पाएंगे, यानी उनकी मेंटेलिटी क्या है। और जब तक टीचर जो विद्यार्थी है उनकी मेंटेलिटी नहीं समझ पाता है तो वो प्रॉपर शिक्षा भी नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो शिक्षा दी जाती थी उसमें साइकोलॉजी का यूज़ कम होता था। आप अगर देखते हैं पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो एक स्ट्रिक्ट शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, और उसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा यूज करते थे। अगर कोई बच्चा मान लो बदमाशी करता है या डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान आई। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है कि आप जो बच्चा जो पढ़ाई में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या शिक्षा ग्रहण प्रॉपर नहीं कर रहा है, आप उसका रीजन जानिए। हर बच्चे की जैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पढ़ते हैं, हर बच्चे की रुचि अलग अलग है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग अलग है, हर बच्चा अलग अलग सोचता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है कि हर जो बच्चा है उनकी मेंटलिटी क्या है। और अगर जो टीचर बच्चों की मेंटलिटी समझ लेता है या उनके विज्ञान को समझ लेता है, वही सबसे अच्छा शिक्षक है। अच्छा शिक्षक बनने के लिए आप अपना रौब झाड़ने से अच्छा शिक्षक नहीं बनते हैं। यानी अगर कोई टीचर क्लास में जाता है सब शांत हो जाते हैं, और अगर वो ऐसे देखता है तो बच्चे ऐसे कांपने लग जाते हैं, वो अच्छे शिक्षक की निशानी नहीं है, वो पुराना तरीका था। आज शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि आप हर बच्चे की मेंटलिटी समझो। जो शिक्षक हर बच्चे की मेंटलिटी समझकर अगर शिक्षा दे रहा है वही सच्चा शिक्षक है। तो ये तो एक शिक्षक की परिभाषा थी। लेकिन आज जो हमारा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके मैं कुछ पॉइंट्स, वैसे तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसे पढ़ाना और एक्सप्लेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम की तरह से एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एग्ज़ाम में इनके हर एग्ज़ाम में जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, थर्ड ग्रेड में तो जो पात्रता है उसमें तो 30 क्वेश्चन अलग ही आते हैं। यानी हर शिक्षक की भर्ती में शिक्षा मनोविज्ञान आपको देखने को ही मिलेगा। तो मैं आपको आपके शिक्षा यानी परीक्षा के लिहाज से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ मेरे जो अनुभव है वो शेयर करके आपको बताऊंगा, और मुझे अच्छा लगेगा जब आपको कोऑपरेट करेंगे, और मेरा ये सहयोग कहीं ना कहीं आपको है वो फायदे देगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जैसे आज हम शुरू करते हैं, उसके बाद आज हम स्टार्टिंग करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ से, यानी वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसका अर्थ क्या है। इसके बाद हम आपको आगे की जो भी है सारे आपको जो है पॉइंट्स, अधिगम है, व्यक्तित्व है, शिक्षण विधियां है, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसका देखो अध्ययन कम समय में पॉसिबल नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कम समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं आशा करूँगा कि वो जो है आपके कहीं ना कहीं काम ही आएंगे। यानी आपके साथ है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, पहले थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, यानी कौन सी विधि किसने दी, कौन से सिद्धांत किसने दिया। आजकल इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चेक करने लग गए, यानी आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखते हैं और उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको उस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को रटने से ज़्यादा उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें प्रैक्टिकली समझोगे तभी जाके शिक्षा मनोविज्ञान आपको समझ में आएगा। तो आज हम अपना अध्याय शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और मैं ऐसी छोटी छोटी क्लासें आपके लिए लेके आऊँगा जो आप अगर उन क्लासों को देखते हो तो आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, अध्ययन तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है, यानी ये अध्ययन इतना मतलब ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये अगर आप क्लासें देखोगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर ध्यान से अगर देखें शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले सीखते हम एजुकेशन। शिक्षा है क्या? शिक्षा जैसे दी जाती है आजकल शिक्षा के बिना अधूरा है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की तो वो इस आधुनिक समाज के बराबर चल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो शिक्षा का अर्थ होता है किसी चीज़ को सीखना या सिखाना। यानी शिक्षा हमें क्या करती है? शिक्षा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है वो। आप अगर जैसे ही बच्चे बोलना शुरू करता है तो वो आपसे हर चीज़ के बारे में पूछेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये चीज़ क्या काम आती है। यानी जैसे ही वो 4 साल का होता है, 3 साल का होता है, वो हर चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है, यानी जिज्ञासु हो जाता है। उसी दिन से उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी, यानी अब उसे शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा यही चीज़ है जो सिखाती है, यानी शिक्षा का कोई अंत नहीं है। आज हम टीचर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीखना नहीं है, हमें भी सीखते ही रहना है। तो शिक्षा का अर्थ है सीखना, यानी जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं इसका मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो टीचर, अध्यापक का एक काम है सिखाना, यानी वो जब सिखाता है तो वो शिक्षा ही दे रहा है। तो लर्निंग एक शिक्षा का ही अर्थ है। उसके बाद अगर ये जो शब्द है शिक्षा, एजुकेशन इंग्लिश का शब्द है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। मान लो कई बार ये पूछ ले कि ये शिक्षा शब्द आया कहाँ से, तो शिक्षा हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है एजुकेशन, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द बना है। और एजुकेटम शब्द का अर्थ है आंतरिक रूप से आगे बढ़ना, बाहर निकालना, विकसित करना, यानी अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना और उस शक्तियों को विकसित करना, उसका प्रयोग करना ही शिक्षा है। यानी आप पुराने अगर देखो, पुराने जैसे लोग थे तो जब वो जो होते थे वो साधु संत के पास जो जाते थे तो वो उनकी अंदर की शक्तियों को ही बाहर निकालते थे, यानी वो उनकी क्वालिटी देखते थे। ठीक है, जैसे आप महाभारत की अगर बात करो तो महाभारत में जब पांडव 5 भाई थे तो जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए तो 5 में से अर्जुन में उन्हें आंतरिक शक्ति क्या देखी कि ये निशाना बहुत अच्छा लगाता है, तो अर्जुन को उन्होंने धनुर्धर बना दिया। भीम बहुत ताकतवर थे तो उन्हें क्या है वो जो उनके पास था, यानी उन्हें पावरफुल युद्ध लड़ना सिखा दिया। ठीक है, जिसके पास घोटा होता है वो यूज करना सिखा दिया, गदा का प्रयोग सिखा दिया। तो शिक्षा यही है। गुरु जो शिक्षक होता है वो क्या करेंगे, वो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी में देखेगा
कि इसमें आंतरिक कौन सी शक्ति ज़्यादा है और उसी शक्तियों को विकसित करेगा, और वही शिक्षा है। यानी जब हम विद्यालय जाते हैं तो हम पहले एक हमें बेसिक एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद हमारा जो है साइंस की तरफ, आर्ट की तरफ, बिजनेस की तरफ कहाँ हमारा ज़्यादा झुकाव, यानी हमारे आंतरिक पावर पॉजिटिवनेस क्या है, उसी पॉजिटिवनेस को बाहर निकाल के और विकसित करते हैं, वही शिक्षा है। और यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम स्कूल जाते हैं। तो इसका अर्थ अगर देखें तो आंतरिक रूप से आगे बढ़ने, यानी अपनी इंटरनल पावर्स को बाहर निकालना, उसे विकसित करना, उनका सही प्रयोग करना ही शिक्षा है। और इसमें व्यक्ति अपनी जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालता है। जन्मजात यानी आप में जो नेचुरल पावर है, आपका माइंड ज़्यादा काम करता है, किस फील्ड में आपका ज़्यादा काम करता है, ये जब आप शिक्षा ग्रहण करने जाता है एक विद्यार्थी, तभी पता चल पाता कि हमारे में आंतरिक शक्ति है क्या, हमारे अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, तो ये बनते कहाँ से हैं? जब उनकी आंतरिक शक्तियों को जगाया जाता है, और आंतरिक शक्तियाँ शिक्षा ही जगाती है। उसके बाद ये तो था शिक्षा, अब दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। शिक्षा ये था मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, यानी हमारे अंदर जो क्या है उन चीज़ों को जानकर शिक्षा देना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी हमारे मन को पढ़ना, हमारे मन में क्या है, हमारी आंतरिक शक्तियां अंदर क्या है, उनको शिक्षा के थ्रू बाहर निकालना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है, यानी मन यानी हमारे मन के बारे में, हमारी आंतरिक शक्तियों को जानना, उसका स्टडी करना ही मनोविज्ञान है। और ये साइकोलॉजी शब्द, यानी इसको अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जिसका अर्थ है मन या आत्मा का अध्ययन। जब हम अपने मन, इंटरनल पावर का स्टडी करते हैं, वही साइकोलॉजी है। यानी हम कहते हैं किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी समझे, साइकोलॉजी का मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, वही तो साइकोलॉजी है। अब अगर आप देखे जाए तो साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन था वो एक झटके से नहीं हुआ, उसमें भी डेवलपमेंट होता गया। सीधा ही नहीं कि आज जैसे हम पढ़ रहे हैं इतनी ही हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक पढ़ रहे हैं उतना ही नहीं है कि हमें ये चीज़ें पहले ही मिल गई, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर आप देखें तो प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का शाखा माना था, यानी दर्शन शास्त्र जो है, फिलोसॉफी, उन्हीं की शाखा मानी कि ये इसी का एक छोटा पार्ट है। फिर धीरे धीरे जब इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो शिक्षा मनोविज्ञान को अलग कर दिया, और अलग करने के बाद सबसे पहले 16वीं शताब्दी में, यानी उसके बाद उसका अध्ययन बदलता गया। ऐसा नहीं कि एक ही चलता गया, जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने, उनका भी डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने भी क्या है, इनका मीनिंग, अध्ययन बदलता गया। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान माना, यानी आत्मा का विज्ञान माना, और इसके समर्थक थे प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारी आत्मा का विज्ञान है। ये हमारी आत्मा में क्या है, हमारे अंदर क्या है, उसके बारे में अध्ययन करता है। तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने आत्मा का ही विज्ञान माना, प्लेटो और अरस्तु। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आत्मा का विज्ञान किसने माना, तो प्लेटो अरस्तु ने माना। कब माना? 16वीं शताब्दी में माना। तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो अरस्तु ने उन्हें आत्मा का विज्ञान माना। फिर जैसे समय बदला तो 17वीं शताब्दी में जो है इनको मन और मस्तिष्क यानी दिमाग का विज्ञान माना, कि सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान में हमारे मस्तिष्क का यूज़ होता है। जब भी कोई शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है। तो उन्होंने इनको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना 17वीं शताब्दी में। इसके समर्थक थे हॉब्स और लॉक। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि उसके समर्थक कौन थे, और मन और मस्तिष्क का विज्ञान कब माना, तो 17वीं शताब्दी में माना। और इसके जो समर्थक हॉब्स और लॉक थे, और इसके संस्थापक थे वो इटली के दार्शनिक पाम्पोनोजी थे। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअली बन रहा है कि 17वीं शताब्दी में जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना, समर्थक हॉब्स और लॉक थे और संस्थापक पाम्पोनोजी थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला तो जो विचारक थे, जो सिद्धांत जो दे रहे थे, उनके भी मेंटलिटी में कुछ चेंज हुआ और उसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मान लिया। ठीक है, हमारे अंदर जो चेतना होती है, अवेयरनेस होती है, उसका विज्ञान माना। और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली और वाइल्स। ये जो समर्थक थे इनके, विलियम जेम्स, विलियम वुंट,
जेम्स सली और वाइल्स, इन्होंने उसे चेतना का विज्ञान माना कि ये जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, हमारे अंदर की चेतना को जगाता है। यानी हमें चेतन मन, जैसे फ्राइड ने दिया था चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा बताया है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो चेतना का मतलब चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये तो फ्राइड ने अलग से दिया था, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत थे। लेकिन चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली और वाइल्स। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलप्ड हुआ, तो आखिर में 20वीं शताब्दी में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया। यानी किसी भी विद्यार्थी को उनके व्यवहार के थ्रू ही हम उनका मनोविज्ञान जान सकते हैं। किस तरह का वो व्यवहार करता है, उनका बात करने का तरीका क्या है, उनको किसी से हर चीज़ का रिएक्शन कैसे करता है, उनका सब कुछ, उनका व्यवहार ही सब कुछ बता देता है। ठीक है, जिसमें आप आगे जो विधियाँ है, केस स्टडी विधि, ये सारी विधियाँ यानी व्यवहार का विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से बात करता है, किस तरह से बैठता है, किसी से कैसे संपर्क करता है। यानी व्यवहार से आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी विद्यार्थी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडुअल, इन्होंने उनको व्यवहार का विज्ञान माना। थॉर्नडाइक ने जैसे बिल्ली के ऊपर आपने देखा अध्ययन किया था, ठीक है, और ये सारे यानी उन्होंने जो बिल्ली के ऊपर अध्ययन किया था उनसे, ठीक है, उन्हीं से पता चल रहा है कि व्यवहार यानी आखिरी में जो उनको माना गया वो व्यवहार का विज्ञान माना। यानी किसी भी विद्यार्थी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, आप उनके व्यवहार को गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये विद्यार्थी आगे कैसा होगा और क्या सीखना चाहता है, कैसा है। तो आखिरी में जो माना गया वो व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो वर्तमान में प्रचलित भी है। तो ये क्या था, ये एक शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ था और अलग अलग समय में इनको अलग अलग माना गया। ये स्टार्ट हुआ था आत्मा के विज्ञान से, और व्यवहार का विज्ञान अभी जब भी कोई जो मनोवैज्ञानिक होता है वो किसी चीज़ के बारे में जानता है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, और उसके व्यवहार के अध्ययन से वो पूरा पता लगा लेता है कि ये विद्यार्थी कैसा है, पढ़ने में कैसा है, सब कुछ जान लेता है। तो ये इनका अर्थ था। शिक्षा में इसका उपयोग, तो शिक्षा में मनोविज्ञान का आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, यानी इसीलिए इसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान है। आज जितनी भी शिक्षा दी जा रही है वो व्यक्ति का मनोविज्ञान यानी उसकी साइकोलॉजी जान के ही दी जा रही है। यानी वो क्या सीखना चाहता है, उनकी आंतरिक शक्तियाँ, उनकी रुचियाँ और वो क्या उनकी इच्छाएं, इन सबको देखकर ही उन्हें शिक्षा दी जा रही है। और आज शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान का ही है, जिसका अगर आप आगे जो पॉइंट्स है उसमें मैं आपको एक एक बताऊंगा। अधिगम, व्यक्तित्व और भी विधियां जो है, बुद्धि, ये सारी चीज़ें के बारे में हम बहुत शॉर्ट से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और कोई भी आगे क्लास में आपको देता रहूँगा, या कोई शिक्षा या कोई एजुकेशन न्यूज़ होगी वो देता रहूँगा। आप बस मेरा चैनल देखते रहिए, और आपको ये आप जैसे एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत काम आएगी। तो आप अपना समय देते हो और मेरा चैनल देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।